हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टोरॉइड। ठीक है, सोलेनोइड हमने करवाया था, अब टोरॉइड को बताएंगे। बेटा एक आइडियल जो सोलेनोइड था उसको एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया हमने। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोरॉइड जो होता है वो एक एंडलेस सोलेनोइड है। टोरॉइड क्या है कि एंडलेस सोलेनोइड, मतलब जो हमारा आइडियल सोलेनोइड था उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ सर्कुलर लूप। या हम ये भी कह सकते हैं जैसे हमारे पास ये होलो कंडक्टिंग रिंग होती है बच्चों, ये होलो कंडक्टिंग रिंग है हमारे पास, ये होलो कंडक्टिंग रिंग, राइट। इसकी सर्टेन थिकनेस होगा और इसके ऊपर हमने कॉइल को क्या कर दिया बेटा, बाउंड किया, राइट। हमने इस कॉइल के ऊपर बाउंड किया, हमने इस टोरॉइड के ऊपर क्या किया बच्चों, एक कॉइल को बाउंड कर दिया इस तरीके से। देखो इस तरीके से कॉइल को बाउंड कर दिया, इस अरेंजमेंट को हमने बोल दिया बच्चों टोरॉइड। और इस कॉइल में हमने करंट को फ्लो कर दिया आई, ये इसमें करंट है जो फ्लो करेगा, राइट। तो टोरॉइड हम बोल सकते हैं आइडियल सोलेनोइड है, बट उसको किसमें, क्लोज लूप में कन्वर्ट कर दिया। या हम टोरॉइड को बोल सकते हैं एंडलेस सोलेनोइड, या हम ये भी बोल सकते हैं एक होलो कंडक्टिंग रिंग होती है ऑन विच लार्ज, जैसे ये हमारे पास रिंग है बच्चों, क्लियर, राइट। इसमें इस तरीके से देखो, ये वायर ऐसे गया और यहाँ से घूम के फिर ये वायर ऐसे आ गया, फिर इस तरह से हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को इसके ऊपर क्लोजली बाउंड कर दिया। इस पूरे सिस्टम को टोरॉइड बोल दिया। टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनोइड, राइट, एंडलेस सोलेनोइड। या हम ये बोल सकते हैं होलो कंडक्टिंग रिंग on which large number of turns are closely bound on it। इस कंप्लीट सिस्टम को हमने टोरॉइड बोल दिया। और हम ये सीधा हम ये एंडलेस सोलेनोइड, राइट बच्चों, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको हम, टोरॉइड। और टोरॉइड को हम ये भी कह सकते हैं कि एक आइडियल सोलेनोइड को कन्वर्ट कर दिया, एक आइडियल सोलेनोइड था, एक ये आइडियल सोलेनोइड था, इसको हमने पढ़ाया था बेटा सोलेनोइड। इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, इन अ सर्कुलर लूप। इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, टोरॉइड। और बेटा ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बच्चों क्या करना है आपको, हम इसका अलग अलग शेप बना के दिखाते हैं। देखो जैसे ये हमारी होलो कंडक्टिंग रिंग है, ध्यान से देखना है, इसका इनर रेडियस R1 है और बेटा इसका आउटर रेडियस R2। ये हमारी होलो कंडक्टिंग रिंग, ठीक है। इसके ऊपर ये टर्न्स बाउंड है इस तरीके से, देखो बच्चों ऐसे टर्न्स घूम रही है इस तरीके से। तो हमने मान लिया इसके अंदर तो करंट एंटर कर रहा है, ये क्रॉस का मतलब ये करंट एंटर का है और इस फेज से बाहर आ रहा है करंट, ये हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। डॉट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्मल टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। मैंने पहले भी बताया, क्रॉस मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड। डॉट क्रॉस मीन्स इनवर्ड। इसका मतलब ये कि करंट जो ये सर्कुलर टर्न्स हमने शो किया, करंट ये एंटर कर रहा है और यू घूम के करंट, देखो बच्चों ये करंट गया और यहाँ से घूम के करंट ऐसे आ गया, फिर नेक्स्ट ऐसे करंट गया, फिर यहाँ से बाहर आ गया। क्रॉस का मतलब यहाँ से करंट एंटर करेगा और यहाँ से लीव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है क्रॉस और डॉट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इनटू द कॉइल। अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करना है। तो मैंने ये कहा बच्चों, ये जो टर्न्स हैं इसको हमने नाम दे दिया, जो स्मॉल n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों पर यूनिट लेंथ। तो मान लो इस रिंग का जो रेडियस है अगर वो r मान लो, और वो r क्या होता है बच्चों, जैसे इनर रेडियस R1 है आपका, राइट, आउटर रेडियस बच्चों R2 है। तो जो r मान के चलते हैं उसको मानते हैं R1 प्लस R2/2 बच्चों, दिस इज r। तो n अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो रिंग का लेंथ कितना हो गया, 2πr। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हुआ जो इस रिंग के ऊपर बाउंड है वो n इंटू क्या हो गया बच्चों, 2πr। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो सोल्व करने से मैं आपको पहले बताता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड जीरो होता है,
मैंने इसके अंदर एक एम्पीरियल लूप मान लिया, ये एम्पीरियल लूप, एक इस रिंग के बीच में एक एम्पीरियल लूप मान लिया। बच्चों एम्पीरियल लूप वो लूप है जिसके ऊपर आप एम्पीयर सर्किटल लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, और एक हमने बेटा एम्पीरियल लूप इसके बाहर मान लिया। ध्यान से समझना है इसको, हमने 3 एम्पीरियल लूप कंसीडर की, एक इसके अंदर राइट, एक इसके बीच में ये वाली एम्पीरियल लूप, और एक बेटा हमने ये वाला एम्पीरियल लूप मान लिया। एम्पीरियल लूप वो इमेजिनरी लूप ऑन विच वी अप्लाई एम्पीयर सर्किटल लॉ। तो टोटल नंबर टर्न्स हमें पता है, क्रॉस का मतलब करंट अंदर गया, वायर इस तरीके से बाउंड है और करंट यहां से बाहर आ गया। अब एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा B डॉट DL क्या होता है बच्चों, B डॉट DL is equal to mu naught NI, and what is N? mu naught क्या आएगा बच्चों, B डॉट DL mu naught, N कितना हो गया कैपिटल N और इनटू I, इस NI को बोला जाता है मेरे बच्चों एम्पीयर टर्न्स। तो अब 3 लूप बन गई, इस लूप को C1 नाम दिया, इस लूप को C2 नाम दिया, और इस लूप को C3। नाउ वी अप्लाई एम्पीयर सर्किटल लॉ ऑन 3 लूप, loop number 1 C1, loop number 2 which lie between inner and outer radius, and loop number 3। तो हमने बोला भाई एम्पीयर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट ये होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ, लूप हमेशा क्लोज होना चाहिए, इज इक्वल टू म्यू नोट टोटल करंट एनक्लोज बाय द क्लोज लूप। अब वो तो अब म्यू नोट आई पढ़ा है ना आपने, आई टोटल कितना हुआ, एक टर्न थोड़े है, n नंबर ऑफ टर्न्स थी इस वायर पे, इस वायर पे n नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड थी बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, n into 2 pi r n into I। बच्चों दिस रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट बाउंड ओवर द hollow conductor ring like this ring, this n is the number of turns per unit length, and this is the total number of turns that are wound over the hollow conducting ring। और रेडियस r का मतलब क्या लेंगे आप लोग, r1 प्लस r2/2। अगर किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं हम लोग, उसमें इनर और आउटर रेडियस गिवन होगा, तो आप r क्या मान के चलेंगे, r1 प्लस r2/2। तो हमने एम्पीयर सर्किटल की जनरल फॉर्म लिखा, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नोट NI, एंड व्हाट इज N? N is the total number of turns that are wound over a closed circular loop, and this loop। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारा आ गया n into I, और कलेक्टिवली आप लोग n into I को क्या बोलते हैं, NI इज कॉल्ड एम्पीयर टर्न्स, राइट, क्योंकि ऑल द करंट सारी की सारी टर्न्स अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ टोरॉइड। अब आप देखेंगे मैं अलग अलग तीनों लूप पे ला कंसीडर कर रहा हूँ, सबसे पहले इनसाइड लगा रहा हूँ B डॉट DL, आपको ढंग से बोर्ड के ऊपर देखना है, B डॉट DL अक्रॉस लूप C1, अंदर वाली लूप पे लगा रहे हैं बेटा। अब आप देखो म्यू नोट इनटू क्या होता है, NI क्या होता है, एम्पीयर टर्न्स। अब एक चीज देखें, अगर मैं अंदर वाली लूप को ध्यान से देखूं, इज देयर एनी करंट एनक्लोज बाय द क्लोज लूप, बेटा क्या इस लूप के अंदर कोई करंट एंटर कर रहा है क्या, DL तो मान लेंगे हम, B उसके ऊपर टेंजेंशियल होगा, बट अरे B तो तब होगा जब करंट होगा लूप में, क्योंकि एम्पीयर सर्किटल लॉ में हम ऐसे पढ़ाते थे, जैसे ये क्लोज लूप है, ये करंट अंदर आया I1, डॉट करंट I2 बाहर चला गया, तो हम लिखते थे I1 माइनस I2। बट इस लूप के अंदर तो जो इनसाइड माना है हमने टोरॉइड के, देयर इज नो करंट एनक्लोज बाय दिस लूप, इसमें तो कोई करंट एनक्लोज है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर करंट जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों B डॉट DL अक्रॉस लूप C1 इज जीरो, तो इसका मतलब B क्या हो गया, DL तो जीरो हो ही नहीं सकता लूप का, तो B क्या आ गया, जीरो आ गया। यहां से आप लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे, टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो करंट एनक्लोज बाय द लूप इनसाइड द टोरॉइड। दूसरी बात करूं बच्चों, अगर मैं इस लूप की बात करूं, बाहर वाली लूप की बात करता हूं, चलो इसकी पहले बाहर वाली की लूप C3 की बात करते हैं, चलो अप्लाई B जीरो, अब C3 पे अप्लाई करते हैं, देखो अक्रॉस लूप C3 इज इक्वल टू म्यू नोट, यहां पर होगा सिग्मा I, अगर N हो तो NI टोटल करंट। अब आप इस लूप की बात करते हैं, देखो इस लूप में जितना करंट अंदर गया उतना ही करंट बाहर आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं
ये कोई क्लोज लूप है, इसमें 2 एम्पियर बाहर गया, 2 एम्पियर अंदर आ गया, तो इसका मतलब टोटल करंट 0 हुआ ना। तो इसमें देखो आप लोग, इस बाहर वाली लूप में जैसे करंट अंदर गया लूप में, और वो लूप इस तरीके से बाउंड था, यूं करंट अंदर गया और यहाँ से बाहर आ गया करंट, तो 2 एम्पियर एंटर किया, 2 एम्पियर बाहर आ गया। तो इस लूप में जितना, बाहर वाली लूप की बात कर रहे हैं, जितना करंट एंटर कर रहा है उतना इसको लीव कर रहा है। इट मींस द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पीरियन लूप, दैट इज आउटर रेट, दिस इज सिग्मा अगेन 0। इट मींस अगेन B डॉट DL across loop C3 0 आ गया। इसका मतलब DL तो 0 नहीं होगा, DL तो हर जगह होगा लूप का। इट मींस आउटसाइड द टोरॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड 0। इससे कंक्लूजन ये निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड 0 क्यों होता है? जितना करंट एंटर करेगा उतना लीव कर रहा है। इनसाइड 0 क्यों होता है? कोई करंट लीव भी नहीं कर रहा, ना कोई करंट एंटर कर रहा है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड पे टोरॉइड में कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब हमने एक रिंग माना, एक एम्पीरियन लूप माना बच्चों, एक एम्पीरियन लूप C1 था, एक C3 था, C2 की बात करते हैं। ये हमारा एम्पीरियन लूप है, देखो ये वाला, ये एम्पीरियन लूप है जिसका रेडियस R2 है। अब आप देखो, इज देयर एनी करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप? देखो क्रॉस, देखो सारे इसके अंदर है कि नहीं। ये हमारा एम्पीरियन लूप है जो दोनों R1 R2 के बीच में है। करंट अंदर जा रहा है, बाहर वाला तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें तो ये लूप कंसीडर करेंगे। तो देखो मैं आपको अलग से एक और डायग्राम बना देता हूँ। देखो आप लोग, हम बीच वाले की बात करते हैं बच्चों। ये अंदर वाला रेडियस, ये बाहर वाला रेडियस। ये करंट अंदर आ रहा था, राइट, ये करंट बाहर है, मतलब लीव कर रहा था। अब मैंने एम्पीरियल लूप यहां मानी थी, तो इस एम्पीरियल लूप में ये DL हो गया, B उसके ऊपर टेंजेंशियल होता है। अब इसमें तो करंट अंदर है ना, देखो ये करंट अंदर जा रहा है। इट मींस B डॉट DL म्यू नॉट I लिखूं, इस लूप की बात कर रहा हूं, इस वाले बीच वाले की। तो B डॉट DL म्यू नॉट टोटल करंट, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये एक टर्न फिर दूसरे में फिर थर्ड में इन कर एंटर कर रहा है, तो म्यू नॉट n क्या हो गया, n इंटू 2 पाई r इंटू I। अब B डॉट DL क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा, दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, B DL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2 पाई r इंटू I। थीटा 0 होगा, B और DL कोई भी क्लोज लूप टेंजेंशियल होगा। अगर थीटा 0 कंसीडर करो तो B बाहर आ गया बच्चों। DL का इंटीग्रेशन म्यू नॉट n इंटू 2 पाई r इंटू I। अब DL क्या है, इस रिंग का रेडियस R मान ले हम बीच वाली का, दैट इज R1 प्लस R2/2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो DL बेटा 2 पाई r हुआ, 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2 पाई r इंटू I। बेटा 2 पाई r कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इनसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस थिकनेस में लाई करेगा, इन द कोर ऑफ द टोरॉइड। टोरॉइड मींस एंडलेस सॉलिडॉइड, मतलब एक आइडियल टोरॉइड था, उसकी शेप को कन्वर्ट कर दिया। किस शेप में हमने कन्वर्ट कर दिया, एक सर्कुलर लूप में। उस सर्कुलर लूप को हमने टोरॉइड बोल दिया। मतलब जो आइडियल सोलेनोइड था उसको एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया, और उसके ऊपर ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड है। ये पूरा टोरॉइड, यहाँ भी फील्ड 0, यहाँ भी 0, सिर्फ फील्ड यहाँ लगेगा, राइट बच्चों। दिस इज टोरॉइड एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। आप दोनों याद रखना, देखो टोरॉइड और सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड एक ही होता है। सो आइडियल सोलेनोइड की बात करेंगे, B is equal to म्यू नॉट NI। कई बार न्यूमेरिकल को जब आप सोल्व करो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल सकते हैं आपको। तो बेटा उस केस में आप लोगों को म्यू नॉट इस n को लिखना है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई r इनटू I। बच्चों दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। अब नेक्स्ट मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जैसा भी फील्ड होगा। अब हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक मैं स्टडी कर रहा हूं।
मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया। मतलब बच्चों हमने पढ़ा है अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, चाहे वो स्टैटिक है, अगर वो स्टैटिक है तो फोर्स एक्सर्ट करेगा Q इंटू ई, मोशन में है तो भी Q इंटू ई, राइट। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर स्टैटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, मैं दोनों का पहले कंपैरिजन करके दिखाता हूँ आपको। जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो याद कीजिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता था वो होता था Q इंटू ई वेक्टर फॉर्म में। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के साथ मूव करेगा, नेगेटिव है तो फील्ड से अपोजिट, ऐसा हमने डिस्कस किया था। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो भी वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, पहला क्वेश्चन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल से एंटर करता है, किसी एंगल से एंटर करता है, या फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, या उससे परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो उस पार्टिकल का जो पाथ फॉलो करेगा उस फील्ड के अंदर, वो फील्ड होगा बच्चों पैराबोलिक। पैराबोलिक, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो डेफिनेटली फोर्स एक्सर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। और अगर वो थीटा से एंटर करता है या परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से एंटर करता है तो उसका पाथ याद रखना पैराबोलिक होगा दोनों केसेस में। बशर्ते कि आगे मैं मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, अगर उसका वेलोसिटी 0 है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों वो हमेशा 0 होता है। अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रेस्ट में रख दें तो उसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा मैग्नेटिक फोर्स वो हमेशा 0 होगा, दैट इज 0। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल मूव करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल मूव करता है या एंटी पैरेलल मूव करता है तो भी उस पे मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, राइट। मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। बट अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ हमेशा सर्कुलर होगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिस्कस करूंगा अभी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, मतलब V इज परपेंडिकुलर टू B, तो बेटा उसका पाथ सर्कुलर होगा, पैराबोलिक नहीं होगा। और अगर उसका पार्टिकल का जिससे वो एंटर करता है जिस स्पीड से और उसके बीच का एंगल थीटा है तो उसका जो पाथ फॉलो करेगा वो हेलिकल पाथ होगा। हेलिकल मींस दिस वन, लीनियर भी होगा और सर्कुलर भी होगा। बट अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। ये तो बेसिक आइडिया दिया मैंने आप लोगों को। अब जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, वो टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, और फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है। तो बात ये आती है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लोग ना। बेटा जनरली क्या होता है कि या तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और डॉट से रिप्रेजेंट होगा। जनरली आप देखेंगे जहां भी मैग्नेटिक फील्ड, जहां भी इक्वी डिस्टेंस डॉट्स आते हैं, जहां पे भी डॉट्स आए इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब होता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड। और जहां भी इक्वी डिस्टेंस क्रॉस आते हैं, जहां भी इक्वी डिस्टेंस क्रॉस आते हैं, इसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड। ये आपको हमेशा माइंड में याद रखना है। डॉट मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड, क्रॉस मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड। बट जहां पे इस तरीके का साइन आता है कि ये, इसका मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट बाहर की तरफ मूव कर रहा है, और जहां पे ये सिंबल आता है इसका मतलब करंट अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस है देखो। इक्वी डिस्टेंस डॉट्स मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड, क्रॉस मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड। तो अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो ये है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा देन हाउ मच फोर्स इट वुड एक्सर्ट। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में था
तो कितना फोर्स एक्सर्ट किया था बच्चों, Q इंटू ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम ये लोग। आज जब वो मैग्नेटिक फील्ड से एंटर करता है, जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, और वो पार्टिकल v स्पीड से एंटर करता है थीटा एंगल सबटेंड करके, राइट। तो वो चार्ज पार्टिकल और उस चार्ज का साइन है प्लस क्यू, तो वो चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, वो होता है बच्चों F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये फोर्स एक्सर्ट करता है बच्चों। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b, और b उसका मैग्नीट्यूड है और q उसका मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स इट वुड एक्सर्ट, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। एक और बात, हम जब फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे ऑलवेज यूज साइन ऑफ क्यू, मतलब वो देगा क्वेश्चंस में चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको हमेशा याद रखना है चार्ज का साइन जरूर यूज करना है। ऑलवेज यूज साइन ऑफ चार्ज व्हाइल फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एक और बात बच्चों, अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या बनेगा, ए क्रॉस बी। दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो क्रॉस होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, तो क्यू वी बी साइन थीटा। अगर किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे v वेलोसिटी से, और b मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मैग्नेटिक फोर्स ये होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। या और अच्छे तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हो क्यू वी परपेंडिकुलर b। ध्यान से देख लो आप लोग जो मैंने बोला है, v मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। ये तो एक फॉर्मूला बताया है, अगर कोई चार्ज b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है थीटा एंगल सबटेंड करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा q इंटू वी क्रॉस बी। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वो दोनों फोर्स एक्सर्ट करेगा वो चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे अप्लाई कर रखा है आपने और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया। उस टाइम जो टोटल फोर्स होगा वो बेटा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो कितना होता है, Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो होता है V क्रॉस B। इस टोटल फोर्स का जो चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो जो फोर्स होता है उस फोर्स को बोलते हैं लोरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये पढ़ाएंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्यू वी परपेंडिकुलर बी। क्या बोला मैंने, क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू बी। इसी चीज को मैं कंटिन्यू करता हूं बच्चों, देखो ना, देखो बच्चों, मैंने ये कहा, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस, मतलब एक्स ही प्लेन में है फील्ड, और ये कोई पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से एंटर करता है थीटा एंगल सबटेंड करके, राइट, मतलब v और b का एंगल थीटा है। तो जो चार्ज एंटर किया वो q जिस पे चार्ज है, ठीक है, v वेलोसिटी से एंटर करता है, ठीक है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, मैंने क्या बोला था, F इज इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर बी, यही बोला ना मैंने आपसे, राइट ना। अब आप लोग ध्यान से देखें, इस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो बेटा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा दैट इज v cos थीटा, मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट दैट आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक वो कंपोनेंट बच्चों दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी दैट इज v sin थीटा। इसको हम v परपेंडिकुलर मान लें,
वेलोसिटी का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स होगा, जो एक्सर्ट करेगा, वो कितना करेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी, वी कौन सा? V परपेंडिकुलर इनटू V। V किससे परपेंडिकुलर? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से बच्चों। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड x में है बेटा, ये प्लेन बना लूं मैं और क्लियर होगा अच्छे से। तो ये x मान लेता हूं, ये z मान लेता हूं। तो B से परपेंडिकुलर तो z हुआ ना, x से परपेंडिकुलर z, तो हम वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? v cos थीटा, तो पैरेलल टू b हुआ। बट रूल कहता है जो फोर्स में जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो b से परपेंडिकुलर b sin थीटा, तो बेटा मैं कैसे लिखूं इसको? q v परपेंडिकुलर क्या है? v sin थीटा इनटू v बच्चों। तो f कितना आ गया? q v d sin थीटा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वी कैन आल्सो राइट f इज इक्वल टू q इंटू v क्रॉस b। बच्चों दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बच्चों, वो हमेशा ध्यान रखेंगे V से भी परपेंडिकुलर होगा और B से भी परपेंडिकुलर होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो उस प्लेन में होगा जो परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में V और B लाई करेगा। V क्रॉस B से F हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बट जो चीज आपको माइंड में रखना है, जब भी आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे, ऑलवेज यूज साइन ऑफ चार्ज। अगर आपने साइन को छोड़ दे तो डायरेक्शन हमेशा गलत होगा। ऑलवेज यूज साइन, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? F वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B या Q V B sin थीटा, और इस फोर्स का डायरेक्शन इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। एक और बात बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपके पास है। फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट। करंट मीन्स वेलोसिटी। यहाँ पे फील्ड देखेंगे, देखो ये फील्ड देखो, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स फील्ड करंट, फादर फोर्स मदर मैग्नेटिक फील्ड चाइल्ड करंट, करंट मीन्स मोशन वेलोसिटी। अब आप देखेंगे फोर्स का डायरेक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी कौन सा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो गया, ये देखो ध्यान से डी है। तो फोर्स देखो, ये जो प्लेन आई है हमारी, ये बोर्ड का प्लेन हो गया, तो फोर्स का नॉर्मल टू प्लेनर आउटवर्ड आया कि नहीं आया? कब? जब इस Q का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ये देखो, तो फोर्स का डायरेक्शन इस प्लेन में आ गया बच्चों, ये फोर्स का डायरेक्शन। हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते इसको, आउटवर्ड है ना नॉर्मल टू प्लेन, तो मैंने ये दिखा दिया बच्चों। अब इसका प्लेन देखो, ये इसका प्लेन हो गया। अब आप ध्यान से देखो, V और B का प्लेन है x और z, फोर्स और फील्ड का प्लेन क्या है? आप देखो y और x, क्या परपेंडिकुलर नहीं है? राइट बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल सेंटर करता है, देन हाउ मच फोर्स इट वुड एक्सर्ट? q v परपेंडिकुलर b या q v b sin थीटा। दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ, इफ अगर बच्चों ये q नेगेटिव साइन का होता, आप ध्यान से समझे, अगर q नेगेटिव होता तो v क्रॉस b का नेगेटिव माइनस आना चाहिए। माइनस मींस ऐसे नहीं, आपके अंदर की तरफ होता है। ऑलवेज यूज साइन, करके देखते हैं। चलो देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर वाला देखना, z k हो गया, b का डायरेक्शन x है तो i, k क्रॉस i प्लस j आप लोगों ने पढ़ा है, प्लस j कैप। अब q अगर नेगेटिव हो तो माइनस से आता कि नहीं आता? तो फोर्स नॉर्मल टू प्लेन है इस बार, तो ये जो आया ऊपर की तरफ, इसका मतलब q का पॉजिटिव साइन, राइट बच्चों? दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। एक और बात, हम बात करें F हमने निकाल लिया q v b sin थीटा, या q, अगर आप लोग देखो v और b पैरेलल हो बच्चों, या v और b एंटी पैरेलल हो, क्योंकि थीटा तो v और b के बीच का लेते हैं हम, तो अगर थीटा 0 डिग्री हो
या तो ये पैरेलल हो या 180 डिग्री हो, तो बेटा साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 0 होगा चार्ज पार्टिकल पे। कब? अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है या एंटी पैरेलल करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन। मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो। जब भी थीटा 90 डिग्री है, साइन 91 होता है बेटा, तो एफ होगा मैक्सिमम। हाउ मच? QVB। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। एक और बात, फिर ये V को थीटा का कोई रोल होता है क्या? दो बातें बच्चों, मुंह तो इधर भी करे। एक बात याद रखना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड से परपेंडिकुलर एंटर करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड से परपेंडिकुलर एंटर करेगा, हम आगे पढ़ाएंगे इसको, तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। मतलब v sin थीटा जो परपेंडिकुलर टू b है, ड्यू टू दिस वेलोसिटी कंपोनेंट फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कितना? QVB sin थीटा। तो वो उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाएगा। जो कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हमेशा उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा। और जो कंपोनेंट वेलोसिटी का पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो उसको स्ट्रेट, देखो v पैरेलल टू b मूव तो करेगा स्ट्रेट लाइन में, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। और जहां पर थीटा 9 लेस देन 90 हुआ, 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, अगर थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो वेलोसिटी के डेफिनेटली दोनों कंपोनेंट होंगे वहां पे, v cos थीटा भी होगा और v sin थीटा भी होगा। एक कंपोनेंट पर सर्कुलर पाथ देगा, एक कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन में। तो जहां पर भी आप याद रखना, थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, जो मोशन होगा पार्टिकल का, वो दोनों मोशन होंगे, लीनियर मोशन में भी होगा और बेटा वहां सर्कुलर मोशन भी होगा, सर्कुलर भी। और उस कंबाइंड पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं उसको? हेलिकल पाथ। चाहे लीनियर भी हो और सर्कुलर भी हो, उसको हेलिकल पाथ का नाम दिया जाता है। जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें और थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो उसका पाथ हेलिकल होगा। और जहां पर भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, उसका पाथ सर्कुलर होगा। और जहां थीटा 0 और 180 है, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। मैक्सिमम बता दिया। अब b की यूनिट की बात करते हैं। एफ QVB sin थीटा है बेटा, b का यूनिट b आ गया f बाई QV sin। बेटा b का मैग्नेटिक यूनिट हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, टेस्ला होता है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। आगे चल के आएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी ऐसा यूनिट होता है। और CGS यूनिट गोज होता है। गोज लो पढ़ा था, उससे याद रख सकते हैं आप लोग। 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गोज के बराबर होता है, राइट। और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये फ्लक्स में बताएंगे आपको ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। ऑलवेज यूज साइन, हमेशा साइन को यूज करना है। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन करोगे, पैरेलल एंटी पैरेलल फोर्स 0, मैक्सिमम 90, पैरेलल थीटा 0 90, 0 से बड़ा 90 से छोटा हेलिकल पाथ होगा, दोनों पाथ होंगे उसमें। तो 90 है तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। अब b 1 टेस्ला कब होगा बेटा? 1 टेस्ला तो तब होगा जब फोर्स 1 न्यूटन हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो और थीटा 90 हो। उस टाइम हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स ना मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला हो। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी की मोशन को स्टडी करेंगे, पहले परपेंडिकुलर फिर हेलिकल के ऊपर। थैंक यू बच्चों।